हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th के लिए भी कुछ वीडियो बना रहे हैं। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ये भी एक चैप्टर है जो 12th बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम 11th का ही वीडियो डाले हुए थे, अपलोड किए हुए थे। अब 12th को भी ध्यान में रखो। बहुत सारे विद्यार्थी ये बता रहे थे 12th वाले कि चाहिए, तो देखिए वीडियो में डी एंड एफ ब्लॉक। हालांकि इसका फर्स्ट जो लेक्चर था वो किसी कारणवश हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो ये हालांकि उसका कुछ डिटेल यहाँ पर भी है, लेकिन फर्स्ट वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए थे। तो देखो फर्स्ट लेक्चर उसमें अपलोड नहीं हो पाया था, तो ये सेकेंड लेक्चर ही है। देखते हैं, इसमें भी कुछ फर्स्ट लेक्चर का थोड़ा थोड़ा बात हमने बता दिया है, लेकिन वो डिटेलिंग नहीं है जो फर्स्ट लेक्चर में था। एनीवे, देखिए डी ब्लॉक जो है, जैसे आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में तो 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। 12th के सिलेबस में डी एंड एफ ब्लॉक हम लोगों को पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक में क्या है, किस एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, तो देखिएगा जरा। देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, तो वैसा एलिमेंट, द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज, है ना, n-1 d ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। वैसे एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल को ऑक्युपाई कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जैसे स्कैंडियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं। स्कैंडियम है, स्कैंडियम का कितना 21 होता है, तो उसका नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है, आर्गन। 18 चला गया, 4s2 है ना, 18 और 2 20 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 3d1 हो गया। तो अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, बोलिए, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो ब्लॉक ऐसे ही निर्धारित किया जाता है, ब्लॉक का डिटर्मिनेशन जो है ऐसे ही देखा जाता है। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। मतलब ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन को ही तो हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। एक बदलाव के समय को हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक पाया जाता है। एस ब्लॉक कंप्लीटली मेटल है, पी ब्लॉक में तो मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइड सब हैं, लेकिन नॉन मेटल के लिए ही पी ब्लॉक जाना जाता है। लगभग 18 एलिमेंट पी ब्लॉक में क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो कहीं ना कहीं एस और पी को जोड़ने वाला मेटालिक, मतलब जो एक्सट्रीम मेटल है और एक्सट्रीम नॉन मेटल के बीच में जो जोड़ रहा है वह कौन है, डी ब्लॉक है। इसलिए एक ट्रांजिशन आ रहा है, जैसे रात के बाद दिन के बीच में भोर होता है, वह एक ट्रांजिशन फेज है। ठीक इसी तरह से दिन के बाद जब रात होती है तो गोधूली बेला जो है, संध्या बेला जो है, वह भी एक ट्रांजिशन है। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है, बदलाव का वो जो सिनेरियो है, बदलाव वाला जो चीज है, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। मतलब डी ब्लॉक का मेटल जो है इन बिटवीन हो जाता है एस ब्लॉक मेटल और पी ब्लॉक नॉन मेटल के बीच में। हालांकि ये ज्यादातर मेटल के जैसा ही है, मतलब एस ब्लॉक के जैसा है, और जो 40 एलिमेंट डी ब्लॉक में हैं वह सारे के सारे मेटल ही होते हैं, लेकिन एस ब्लॉक से कम मेटल होते हैं। एस ब्लॉक के मेटल से इनमें मेटालिक प्रॉपर्टी कम होती है, तो ये देखना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक आर इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, देयरफॉर ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, ये जो इसको ट्रांजिशन कहा जाता है, और ट्रांजिशन मेटल के पास देयरफॉर कॉल्ड एज, हमको यहाँ कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। और ये जो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनके पास इनकम्प्लीटली फील्ड पेनल्टीमेट सेल होता है, मतलब n-1 d ऑर्बिटल उनका क्या होता है, इनकम्प्लीटली फील्ड होता है। इसका मतलब अभी यहाँ आप लोग समझिए, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है, जिसमें डी ब्लॉक का क्या होता है, n-1 d 1 से लेकर के 10 तक, है ना, और ns 0 से लेकर 2 तक। उसका एक्सेप्शन हम फर्स्ट लेक्चर में बताए हुए थे, लेकिन उसका वीडियो नहीं बना पाए हैं।
तो फिर देखेंगे डिस्कशन में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ये ट्रांजिशन मेटल है। ट्रांजिशन मेटल में क्या फर्क है कि यहाँ पर 1 to 9 ही होगा। यहाँ क्या था 1 to 10, यहाँ पर 1 to 9। तो किस में, ग्राउंड स्टेट में हो सकता है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है ना, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनिशियम है। तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ये स्यूडो ट्रांजिशन मेटल है। क्यों? क्योंकि इनका N-1D सबसे जो है ये ग्राउंड स्टेट में भी, मतलब एटॉमिक स्टेट में भी और आयनिक स्टेट में भी, हर जगह ये क्या होता है बोलो, फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। लेकिन चूंकि यह क्या है, ये एंड मेंबर है, जितने भी ट्रांजिशन सीरीज हैं उसका एंड मेंबर है। एंड मेंबर होने की वजह से इनको ट्रांजिशन मेटल के साथ ही पढ़ा जाता है। मतलब ये जो 12th ग्रुप है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनिशियम, इनका जो प्रॉपर्टीज है उसको ट्रांजिशन मेटल के साथ ही पढ़ा जाता है। इनकी केमिस्ट्री को भी ट्रांजिशन मेटल के केमिस्ट्री के साथ ही पढ़ा जाता है। इसलिए इनको भी स्यूडो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन तो है नहीं, स्यूडो का मतलब क्या है, फॉल्स, झूठा, ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। फिर भी इनको चूंकि ये एंड मेंबर है, ट्रांजिशन मेटल के साथ ही स्टडी किया जाता है, इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, स्यूडो ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पर पूरे डी ब्लॉक को हम लोग 4 ट्रांजिशन सीरीज में रखे हैं। देयर आर 4 ट्रांजिशन सीरीज। 3D को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D को सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, 5D को थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, 6D को फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, सेकेंड वाले में इट्रियम से लेकर कैडमियम तक, थर्ड वाले में लैंथेनम से लेकर मरकरी तक, और यहाँ पर लास्ट में एक्टिनम से लेकर कॉपरनिशियम तक। तो 10-10 एलिमेंट सारे ट्रांजिशन सीरीज में है। इस तरह से 40 एलिमेंट ट्रांजिशन सीरीज में पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि डी ब्लॉक हैज 10 ग्रुप्स। अब डी ब्लॉक में 10 ही ग्रुप क्यों है, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक ही क्यों है? तो इसका कारण है क्योंकि डी सब सेल के पास 5 ही ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट किया जा सकता है मैक्सिमम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार। तो इस वजह से इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट किया जा सकता है। सो मैक्सिमम यहाँ पर कितने ग्रुप्स हो सकते हैं, 10 ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ आइए, एक क्वेश्चन आप लोगों का आता है, म्यू एस, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये कितने के बराबर होता है, √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब जैसे स्कैंडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन 4s2 3d1 है। तो 4s में तो ये पेयर्ड ही है, लेकिन 3d में ये क्या है, अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड मतलब n का वैल्यू 1 हो जाएगा, फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन इसका यूनिट है। तो ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है। अब जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम में ये भी अनपेयर्ड है और ये पांचों के पांचों, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 6 हो गया और ये 6.89 बोर मैग्नेट्रॉन इसका म्यूएस आ जाएगा। मैग्नीज में देखिएगा आर्गन 4s2 3d5 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, इस वजह से इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 बोर मैग्नेट्रॉन। अब जैसे आयरन में देख रहे हैं, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3d6 4s2। चूंकि +2 है तो बाहर से ही इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल से ही इलेक्ट्रॉन को निकाला जाएगा, तो उसके वजह से यहाँ पर 3d6 हो जाएगा। 3d6 को अगर फिलअप करिएगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 4.89 बोर मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक है, और जिस भी एटम और आयन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है वो डाईमैग्नेटिक है। तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, निकेल का भी ऐसे 3d8 है, तो यहाँ पर 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम को देखिए, क्रोमियम 3d7, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, कोबाल्ट 2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, देख लीजिए, 1, 2, 3 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना हो जाएगा, म्यूएस। बस ये फॉर्मूला करना है, √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। तो ये ध्यान देना है, कोई भी बच्चा कर सकता है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैटायन का लिखने आता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
अब निकेल है, निकेल का कितना होता है, आर्गन 4s0 3d8, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 तो ऐसे जाएगा स्पिन अप और फिर स्पिन डाउन 3 होगा, तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो यहाँ पर 2.828 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा। अब देखिए जरा यहाँ पर, अब जैसे देखिए Fe3+ का कितना हो जाएगा, Fe3+ में देखिए Fe3+, तो आयरन का क्या होता है 3d6 4s2, तो 2 तो 4s से निकल गया, 1 d से निकलेगा 3d5, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 हो गया और म्यूएस का वैल्यू 5.89 बोर मैग्नेटॉन। कॉपर प्लस का क्या होगा, कॉपर प्लस का मतलब 3d10 ही है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0, मतलब ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। लेकिन कॉपर 2+ में 3d9 है, तो 3d9 होने के वजह से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब ये पैरामैग्नेटिक तो जरूर होगा, और म्यूएस का वैल्यू 1.32 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा, है ना। तो ये जिंक और Zn2+ है, इन दोनों में 3d10 ही होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो म्यूएस जाहिर सी बात है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो जाएगी, और ये डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आप n से कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कि म्यूएस का वैल्यू दे देता है, म्यूएस का वैल्यू दे देगा, पूछेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो म्यूएस का वैल्यू देखिए अगर ये 0 है तो 0 हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है ये 1 है तो ये 1.732 बोर मैग्नेटॉन, ये 2.828 है मतलब 2 हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया 5.89 तो ये फर्स्ट डिजिट डेसिमल के पहले जो डिजिट है उतना ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। देख लीजिए इसका फर्स्ट डिजिट 4 है तो यहाँ भी 4 अनपेयर्ड, वैसे निकाल लीजिएगा, अगर भूल गए तो फिर स्क्वायर करके निकालना पड़ेगा, तो देख लीजिएगा। अब जैसे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाईवैलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो एटॉमिक नंबर 25 है, 25 नंबर का एलिमेंट कौन होता है, मैग्नीज होता है, डाईवैलेंट बोल रहा है तो उस पर 2+ होगा, 2+ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं आर्गन 3d5 हो जाएगा, 3d5 4s0, इस वजह से इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 5.9 बोर मैग्नेटॉन, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है 4.8 नंबर, एनसीईआरटी का ही है, कि कैलकुलेट द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, है ना, M2+ आयन, M2+ आयन जिसका Z दिया हुआ है क्वेश्चन में 27 है, तो 27 नंबर का एलिमेंट कौन है, कोबाल्ट है, डाईवैलेंट है तो +2 हो जाएगा। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, आर्गन में 18 4s2 3d7, लेकिन डाईवैलेंट है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, आउटर मोस्ट कौन है 3d नहीं है 4s है, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करिएगा, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ जाएगा, म्यूएस का वैल्यू 3.89 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से बोर्ड में, जेई में, नीट में पूछे ही जाते रहते हैं अक्सर। देखिए जरा यहाँ पर आ जाइए, अब थोड़ा सा कुछ और प्रॉपर्टी है, जैसे हार्डनेस, जैसे इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, जैसे इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना, इंथाल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये सारा का सारा जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना मजबूत होगा, है ना, इनका वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। यही बात हम समझाने की कोशिश किए हैं कि यहाँ पर अगर कोई मेटल है तो मेटल को 2 पार्ट में हम लोग तोड़ दें, जैसे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैसे इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं, डीलोकलाइज्ड हैं, वो खास करके जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन अगर X हैं तो मेटल कर्नल पर कितना आ जाएगा, X+ आ जाएगा, और ये मेटल कर्नल ही लैटिस बनाता है। लैटिस इस तरह से, ये सॉलिड स्टेट में आप लोगों को पढ़ना है, सॉलिड स्टेट में ये पार्टिकल्स क्या है, लैटिस का फॉर्मेशन करेगा, और इसके बीच में जो इंटरस्टिशियल साइड वॉइड्स जो बचेंगे, इस वॉइड्स में ही ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक आयन से दूर जा रहा है, दूसरे आयन की तरफ जा रहा है, मतलब ये कटायंस हैं। तो आप लोग तो पढ़े हैं कि अगर सारे मेटल के मेटल आयन जो भी हैं, ये सारे के सारे तो सिमिलर चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज, तो इनको तो रिपेल हो जाना चाहिए, तो फिर मेटल मजबूत कैसे होगा। तो इनके बीच में ग्लू का काम कौन कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन, यही फ्रीली मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ग्लू के काम कर रहे हैं। एक कटायंस के बीच में लोग घूमते रहते हैं, फ्रीली मोबाइल होते हैं। जैसे आइसबर्ग के चारों बगल पानी घूमते रहता है, इसी तरह से इसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, जहां से जिस मेटल कर्नल के पास से जा रहा है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, और जिसके पास जा रहा है उसको, मतलब जहां से जा रहा है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है और जिसके पास जा रहा है उसको भी अट्रैक्ट कर रहा है। इस चक्कर में क्या हो जा रहा है कि कटायंस जो हैं वह एक दूसरे से अट्रैक्टेड महसूस हो रहे हैं। अब इस तरह के इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा, है ना, वो मेटालिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। तो इस चीज को हमने डिटेल में यहाँ पर लिख दिया है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स आर n-1d एंड ns ऑर्बिटल इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल नहीं, अगर s ब्लॉक है तो सिर्फ s वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्रांजिशन मेटल में तो n-1d मतलब 4s है तो 3d वाला भी पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। तो देखिए मेटल मेटल बॉन्ड जो होता है वह क्या होता है, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो मेटालिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, इज फॉर्म बाय डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसका स्ट्रेंथ, मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वह नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डीलोकलाइज होगा, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही ज्यादा मेटालिक स्ट्रेंथ है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को हमने यहाँ पर डिफाइंड भी कर दिया है कि ये सॉलिड मेटल अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम में कन्वर्ट होता है तो जितना इंथैल्पी चेंज है, मतलब जितना हीट चाहिए उसी हीट को बस ये होना चाहिए कि यह 1 मोल होना चाहिए। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में जाएगा तो इसको सब्लिमेशन भी आप कर सकते हैं। तो वही बात हमने लिख भी दिया है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड मेटल, 1 मोल सॉलिड मेटल इनटू आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड एज इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो या हार्डनेस ऑफ मेटल हो, ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के। और खुद मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के। जितना ज्यादा ये होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही इनका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो देखिए जरा, अगर हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो देखिएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 अचानक 6 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 4 3 2 1। तो ये क्या हो रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिडिल तक जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद से फिर घट रहा है। तो ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर करेगा, हार्डनेस का भी यही ऑर्डर काम करेगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि मेल्टिंग पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हार्डनेस, etc ये सब इंक्रीज करेगा, मतलब स्कैंडियम से मिडिल तक जाने में ये सब इंक्रीज करता है। और उसके बाद ये जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या घटेगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। जिंक पर जाकर के 0 हो जाता है, इसीलिए जिंक सॉफ्ट होता है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सब क्या होता है, सॉफ्ट। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ही रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है। ये सब बात हम लोगों को ध्यान में यहाँ पर लिख दिए हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट, सॉफ्ट होता है ना, वीकेस्ट मेल्टिंग मेटालिक बॉन्ड की वजह से। ये मरकरी जो है लिक्विड है, उसका भी यही रीजन है, ड्यू टू सेम रीजन। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया है, मैग्नीज। मैग्नीज के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये 5 लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, उससे थोड़ा कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी स्टेबल है, इट इज मोर स्टेबल। तो मोर स्टेबल होने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होने का क्या मतलब है, यह इसका मीनिंग यह है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो न्यूक्लियस से मोर टाइटली बाउंड होते हैं। तो जब टाइटली बाउंड होंगे, जो चीज टाइटली बाउंड होगा उसका डीलोकलाइजेशन क्या होगा, घट जाएगा, तो उतना फ्रीली मूवेबल नहीं होता है, तो इसकी मोबाइलिटी घट जाती है। मोबाइलिटी से मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है। इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इन सबों में कमी आती है। हम लोग ग्राफिकली इसको चेकआउट करते हैं। देखिए जरा सा, एक ग्राफ है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज का ग्राफ है। आप देखिएगा कि ये ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है। अब बुक में तो ये एकदम एग्जैक्ट, हम जस्ट
क्या दिए हैं, ये एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ दिए हैं, सिर्फ आप नेचर को उतना डीप आप याद भी नहीं रख पाइएगा। यहाँ देखिए टेक्नीशियम पर डीप आ गया, मैग्नीज पर डीप आ गया, लेकिन टंगस्टन पर डीप नहीं आया है, जबकि इसका 3d5 है, इसका 4d5, इसका 5d5। तो देखिए न्यूक्लियस से जब आप जैसे जैसे दूर जाएंगे न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है कम होते जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होते जाएगा। तो जितना ज्यादा बाउंड 3d5 है उससे कम बाउंड 4d5 है, लेकिन बहुत कम बाउंड है कौन, 5d5। तो ये इलेक्ट्रॉन पर इसकी मोबाइलिटी बनी रहती है ना, इस वजह से ये हाईएस्ट तक जाता है और फिर डिक्रीज करता है। आप लोग देख लीजिए, पहले बढ़ रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। इसमें एक डीप, मैग्नीज और टेक्नीशियम दो एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक डीप मिलेगा जो अपने जो साइड वाले हैं, आजू बाजू के जो एलिमेंट्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट से इनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। कारण हम बता ही दिए कि इनका हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड का मतलब मोर स्टेबल, मोर स्टेबल का मतलब न्यूक्लियस से मोर टाइटली बाउंड, मोर टाइटली बाउंड होने की वजह से लेस डीलोकलाइजेशन, लेस डीलोकलाइजेशन के मतलब क्या हुआ, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक, इसका मीनिंग क्या हुआ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम। तो देख लीजिए इस तरह से इसका ऑर्डर है। यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसे तो 3D से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या 3D से ज्यादा 4D, 4D से ज्यादा 5D होता है, लेकिन यहां पर कॉपर सिल्वर गोल्ड जो 11th ग्रुप है वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी है। ये कॉपर का होना चाहिए था सबसे कम, लेकिन हो जाता है सबसे ज्यादा, है ना, सिल्वर से ज्यादा गोल्ड, गोल्ड से ज्यादा किसका हो जाता है, कॉपर का। तो एक एक्सेप्शन भी है। यहां आ जाइए, एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है, न्यूक्लियस से लेकर के ये आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, हालांकि देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को पकड़ करके चलते हैं। इसलिए एटम का जो मतलब एब्सोल्यूट साइज है उसको तो मेजर करना बड़ा मुश्किल है, एब्सोल्यूट साइज को आप मेजर नहीं कर पाते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट, इसीलिए तो हम लोग तीन तरह के मेटालिक रेडियस को मेजर करते हैं, कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वांडरवाल रेडियस। एटॉमिक रेडियस तीन तरह से मेजर करते हैं, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट को तो मेजर कर नहीं पाते हैं। एनीवे, अगर हम लोग इसको बाउंड्री मान लें तो न्यूक्लियस से जो इसकी जो लीनियर डिस्टेंस है, ये रेडियस वाली जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है, यही साइज को प्रिडिक्ट करती है। तो यहाँ ध्यान देना है कि एटॉमिक रेडियाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को श्रिंक करता है। तो जो भी चीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड को श्रिंक करेगा उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये होता है कि वह साइज को घटा रहा है। लेकिन सिग्मा किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो रिपल्सन किधर होता है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ प्रोट्रूड करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बाहर की तरफ धकेलेगा। तो ये दोनों फैक्टर, एक जो है जेड इफेक्टिव अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है, जबकि सिग्मा जो है वो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को धकेल रहा है। तो इसमें एक साइज को घटा रहा है जबकि दूसरा साइज को बढ़ा रहा है। तो यहां पर इस चीज को देखना है। अगर हम लोग एक सीरीज की बात करें, 3D ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, अभी तो क्लासरूम में हमने पढ़ाया है, बाद में हम वीडियो बना रहे हैं। क्लासरूम में तो जाहिर सी बात है काफी डिटेल चीज हो जाती है। ये 1.5-2 घंटे का जो होता है उसको हम 20-25 मिनट में आप लोगों को दे देते हैं, ताकि आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें इसमें जानकारी हो जाएगी। तो ये क्लासरूम का जो हमने क्लास लिया है उसी का है। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। आप देख रहे हैं कि डी में n-1 का जो डी और वाइटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कहीं इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट मजबूत होता है। लेकिन एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो देखिए इसमें इन दोनों में ये दो जो फैक्टर हैं इनमें हमेशा एक क्या है, एक रेस है, ठीक है। तो यहां तक देखिएगा तो साइज डिक्रीज करता है। अब हम लोग रटे हुए होते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। कहां तक डिक्रीज करेगा, क्रोमियम तक डिक्रीज करता है, मैग्नीज में अचानक ये बढ़ जाता है। और उसके बाद अच्छा यहां तक डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि जेड स्टार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट हो जाता है किस पर, सिग्मा पर, है ना। लेकिन यहां पर
ये आयरन कोबाल्ट निकेल में अप्रोक्सीमेटली सेम साइज होता है। आयरन का, कोबाल्ट का, निकेल के एटम जो होते हैं लगभग सेम साइज के ही होते हैं। तो जब सेम साइज के हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे को बैलेंस कर दिए, जबकि कॉपर और जिंक में ऐसा नहीं है। यहाँ पर शील्डिंग पावर जो है, शील्डिंग इफेक्ट जो है, वह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को डोमिनेट कर जाता है, जीत जाता है। तो ये क्या करता है? साइज बढ़ा देता है। तो आप खुद ही देखिए कि इस तरह का आ जाता है, ये साइज घट रहा है, यहां पर आकर के थोड़ा सा लगभग में बराबर हो गया, और 29-30 जब एलिमेंट आए तो यहां पर ये साइज क्या हो गया? बढ़ गया। तो आप देखिए कि इस तरह से पहले तो साइज घटता है, फिर लगभग बराबर हो जाता है, फिर उसके बाद बढ़ जाता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर सिर्फ साइज घट नहीं रहा है ये ट्रांजिशन सीरीज में, बल्कि घटने के बाद कुछ देर के लिए लगभग बराबर हो जा रहा है, उसके बाद फिर से साइज लास्ट में एंड मेंबर में साइज बड़ा हो जाता है। कॉपर से बड़ा जिंक हो जाता है। क्यों? डी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैल जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है। इसके अलावा एक और बात है कि 3D से बड़ा साइज 4D का होता है, 4D से बड़ा साइज 5D का होता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4D और 5D के जो एलिमेंट्स होते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर के साइज के बराबर होते हैं। इस चीज का चर्चा जो है हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वगैरह और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। देखिए, जब भी वीडियो आप देखने बैठिए पूरा देखिएगा तो जरूर आपको इससे बेनिफिट होने का चांस है। कॉपी पेन लेकर के बैठिए। हालांकि ठीक है कि हम इस 1.5-2 घंटे की वीडियो को 20-25 मिनट में समेट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। थैंक यू। जय श्री राम।